केस भी कई प्रकार के होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, हाई कोर्ट में चलने वाले जो हाई कोर्ट में चलते हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील, रिविजन्स, कैट के केसेस, कंज्यूमर केसेस। तो आज बात करते हैं कि अगर आप अपने कोर्ट केस में अपीयर नहीं होते हैं तो क्या होगा। देखिए, नॉर्मली किसी भी केस में अपीयर होने के लिए या लड़ने के लिए आपको वकील साहब की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने वकील साहब को अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपका मैटर सिविल मैटर है तो सिविल में जो केस फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ केस होता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। अब ऐसी कंडीशन में अगर प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया हुआ है वो या उनके वकील साहब उनमें से कोई भी नहीं जाता है, तो जज साहब वेट करते हैं। नॉर्मली कई बार एक डेट वैसे भी देते हैं, अगर कोई नहीं आता अपीयर होता है तो उसको डिसमिस कर देते हैं, मतलब केस ही खत्म। ऐसे ही अगर आप उस केस में डिफेंडेंट हैं, अपोजिट पार्टी है और आप नहीं जाते हैं और आपके वकील साहब भी उसमें अपीयर नहीं होते हैं, तो जज साहब ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर पास करते हैं, मतलब कि उस केस को एक हिसाब से वन साइड मान करके दूसरी पार्टी जानबूझकर नहीं आ रही है और उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास करते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं कि जो प्लेंटिफ उसके फेवर में जजमेंट पास होगी। ऐसे में अगर आप स्टार्टिंग में ही डेट में ना जाए या बीच में जाना बंद कर दें, दोनों ही कंडीशन में ये हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं मैट्रिमोनियल केसेस की। वे भी सिविल केसेस की तरह होते हैं, जो केस फाइल करता है उसको कंप्लेंट बोलते हैं, जिसके खिलाफ होता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही अगर कंप्लेनेंट अपने केस में नहीं आता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब मैट्रिमोनियल केसेस में जो होने वाले केसेस है वे हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में होते हैं, मुस्लिम मैरिज एक्ट में, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, पारसी, मतलब जो भी ये मैरिज एक्ट है सब में। और इसके अलावा 125 CRPC का केस जिसमें मेंटेनेंस की बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, ये सभी केसेस सिविल टाइप के केसेस हैं। अगर कंप्लेंट इसमें नहीं आता है तो जज साहब उस केस को डिसमिस कर देते हैं, और अगर इसमें जो अपोजिट पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, अगर वो आना बंद कर दे तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई मैटर इनमें से मेंटेनेंस का है या पैसों की रिकवरी का है, सिविल या मैट्रिमोनियल केसेस में, ऐसे में उसके खिलाफ एक्स पार्टी कोई ऑर्डर पास हो गया तो उस पैसे की रिकवरी के लिए एग्जीक्यूशन फाइल होती है, और उस एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग जब वहाँ पर समन जाते हैं और वो व्यक्ति नहीं आता या पैसा नहीं देता है, तब उसमें वारंट इशू करने की जज साहब की पावर आ जाती है। तो ऐसे सिविल और मैट्रिमोनियल केसेस में भी जो रिस्पोंडेंट होता है या डिफेंडेंट होता है उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई पैसा लेना है और उसके लिए एग्जीक्यूशन फाइल हुई है और वो नहीं आता है तो वारंट इशू होकर उसको अरेस्ट किया जा सकता है, या कोर्ट में आकर वो मना करता है तब भी उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जा सकता है। तो इस तरह से सिविल और मैट्रिमोनियल केसेस में होता है। अब बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, जो कि स्टेट केसेस है, जैसे 490 का केस हुआ या फिर जो क्रिमिनल केसेस अलग चलते हैं। इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में अगर आप कंप्लेनेंट है, आपने FIR करवाई हुई है, तो लाजमी है कि आपका नंबर जब ही आएगा जब आपकी एविडेंस होनी है। अगर आप अपनी एविडेंस में नहीं आते हैं, जज साहब आपको बार बार नोटिस भेजते हैं, समन भेज रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपके एविडेंस को क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप अक्यूज हैं उस केस में, अगर आप पेश नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा कई स्टेटों में अलग अलग बातें होती हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर कोई अक्यूज है, अगर वो अपने केस में अपीयर नहीं होता है तो सबसे पहले नॉर्मली उसके बेलेबल वारंट या फिर नॉन बेलेबल वारंट ऐसे इशू हो जाते हैं। उसके बाद नहीं आता है तो 82 CRPC की प्रोसीडिंग स्टार्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है और उसको POT के लिए कर दिया जाता है। बाद में अगर उसको रियलाइज़ होता है या फिर किसी वजह से वो पेश नहीं हो पाया, उसके खिलाफ वारंट होते हैं, तो ऐसे में वो आकर कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगा कर अपने वारंट कैंसिल करवा सकता है। अगर अदर स्टेट की बात करें जैसे कि हरियाणा या फिर राजस्थान की, वहाँ पर जैसे आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेल बॉन्ड है उसको कैंसिल करते हैं। 444 में जो बेल बॉन्ड दिया जाता है उसको निरस्त करके, और उसके बाद कहीं जाकर के बाद में जो अक्यूज है उसके वारंट इशू होते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है दिल्ली से, देखा जाए तो कई स्टेटों में ऐसा होता है, और उसमें तो श्योरिटी के ऊपर मतलब जमानती के ऊपर शनाख्ती भी मांगा जाता है। हालांकि इसमें जो वहाँ पर रहने वाले जो फेक जमानती हैं, जो लोग देते हैं जमानत, उनकी चांदी रहती है। दिल्ली में तो जो श्योरिटी दी जाती है, जेन्युइन दी जाती है, उसकी तस्दीफ होती है पूरी तरह से। लेकिन जो बाहर केसेस चलते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा और राजस्थान की, वहाँ पर नॉर्मली जो जमानती हैं वो ऐसे ही कोर्ट में पकड़ करके पैसे देकर भी पेश की जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। हालांकि केस में जब भी कोई श्योरिटी दी जाती है, कोई जमानत दिया, तो इस बेस पे दी जाती है, अगर ये अक्यूज कोर्ट में पेश नहीं होगा तो मेरी ड्यूटी है मैं उसको लाकर पेश करूंगा, या फिर जितने पैसों की जमानत मैं दे रहा हूँ, यहाँ लिख कर कह रहा हूँ कि 10,000, 20,000, 50,000, वो पैसे मैं कोर्ट में जमा करूँगा। लेकिन वह उल्टा सिस्टम है, पहले वो बेल बॉन्ड को ख़त्म करते हैं फिर उसके वारंट इशू करते हैं। हालांकि मुझे अपने यहाँ दिल्ली का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है कि पहले वारंट इशू करो, नहीं आता तो तब उसके जमानती को बुलाओ कि भी उसको पकड़ के लाए, वरना इतना पैसा जमा करें।
खैर, लेकिन हर स्टेट का रूल सिस्टम अलग है, बेसिक सीआरपीसी एक है, लेकिन डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इस बात को भी समझिएगा। इसी तरह से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं, उसमें ये होता है कि अगर कोई क्रिमिनल रिवीजन या अपील जैसे कुछ भी रिट वगैरह कही हुई है, तो उसमें पार्टी को अपील होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सिर्फ उनके प्लीडर, उनके वकील साहब कोर्ट में पेश हो सकते हैं, उनके आने की जरूरत नहीं, कोर्ट उनको बुलाती है तभी उनके आने की जरूरत होती है। ऐसे ही कैट के केसेस होते हैं जो कि सर्विस रिलेटेड होते हैं, वे चलते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में भी नॉर्मली यही है, जैसे सिविल मैटर्स होते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अब ऐसे में सिविल मैटर्स में अगर ऐसे ही जज साहब केस को डिसमिस कर दे या फिर सेट असाइड ऑर्डर या जजमेंट पास कर दे, तो उसमें भी एप्लीकेशन लग करके उस चीज़ को रिस्टोर करवाया जा सकता है। मतलब अगर किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो गया तो वो भी एप्लीकेशन लगवा कर करवा सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चलते हैं, जैसे 138 के 1 करोड़ से ज़्यादा की जुरिडिक्शन है, तो वे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के पास चलते हैं। मतलब जस्टिस साहब जो कोर्ट में देखते हैं उनका नहीं, रजिस्ट्रार साहब के पास, उनके पास प्रोसीडिंग चलती है, बाद में फाइनल के लिए उनके पास आता है। तो वहाँ पर जो 138 के मैटर चलते हैं या सिविल जुरिडिक्शन के ऐसे मैटर चलते हैं, उनमें भी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो होता है जैसे कि निचली कोर्टों में फॉलो होता है। 138 में वही क्रिमिनल की तरह ही है, मतलब सिविल टाइप है लेकिन क्रिमिनल की तरह ही है। अगर आप नहीं आते हैं, अक्यूज हैं, तो उसमें वारंट इशू हो सकते हैं आपके। तो ये कोर्टों का सारा सिस्टम है कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाते तो क्या होगा। ऐसे में अगर आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाए, जज साहब वारंट इशू कर दे, तो सेक्शन 205 में आप एप्लीकेशन लगा करके अपने वारंट कैंसिल करवा सकते हैं और कोर्ट में दोबारा जाकर कुछ भी फाइन जो कोर्ट का है उसको पे करते, या फिर फाइन अगर माफ़ भी करते, फाइन नहीं लगाते, नॉर्मल अगर आपका रीज़न वैलिड है तो कोर्ट उसको अलाउ भी कर देते, विदाउट फाइन आप कोर्ट में अपील हो सकते हैं। तो जब भी वारंट इशू हो जाए, नॉर्मली बेलेबल या नॉन बेलेबल, सेक्शन 205 की एप्लीकेशन लगाई। कई जगह सेक्शन 317 की एप्लीकेशन भी लगाते हैं सीआरपीसी। तो ये चलो प्रोसेस है अलग अलग जगह का, हालांकि दोनों चीज़ें सेम टू सेम ही है। 205 में परमानेंट एग्जेम्पशन भी ली जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में नहीं आना चाहता है या उसका कुछ मजबूरी है या ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है या उससे ज़्यादा दूर पड़ता है, तो परमानेंट एग्जेम्पशन भी ले सकता है और उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति या उनके वकील साहब अपीयर हो सकते हैं। तो ऐसे अगर आप कोर्ट में जाने से बचना चाहते हैं तो ऐसे बच भी सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ समन वगैरह की। विटनेस है, अगर आपको कोई कोर्ट की तरफ से समन आया है तो ऐसे में आप क्या करेंगे। देखिए, अगर कोई कोर्ट से कोई समन आता है एज ए विटनेस, आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। नहीं जाएंगे तो आपकी एविडेंस क्लोज कर दी जाएगी, सिर्फ इतना ही। इसके अलावा उसमें कोई वारंट इशू नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं, आपके एज ए विटनेस आए हैं, तो फिर थ्रू डीसीपी या कमिश्नर या एसपी, उनके थ्रू आपके पास समन जाते हैं, आपको बुलाया जाता है। क्योंकि आप एक जेन्युइन उसके अंदर आपने कोई ना कोई प्रोसीडिंग की होती है, कोई ना कोई पार्ट अदा किया होता है केस के अंदर, या आप आईओ रहे हैं या आपने एफआईआर लिखी है, तो इस तरह की कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होती है स्टेट की तरफ से, तो आपको ज़रूरी होता जाना। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो उसके बावजूद भी समन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और आपको अपीयर के लिए कोर्ट फोर्स करती है किस तरह आप आए। नहीं हो तो उसमें भी बेलेबल वारंट, नॉर्मली या नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू कर सकती है। तो ये सभी प्रकार के लोग जिनके केसेस चलते हैं, जिस टाइप के केस चलते हैं, उनके बारे में जानकारी दी है कि अगर इन केसेस में अगर आप ये नहीं होते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।